हेलो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड टीचर्स, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर फर्स्ट मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, प्रबंध की प्रकृति और महत्व, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं ये उनके लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ का। तो आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है आप सब बच्चों तक पहुंच सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये एक्चुअली पार्ट सेकंड कह सकते हैं पहली यूनिट का, चैप्टर फर्स्ट का। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आइए समय ना खराब करते हैं, हम आगे पढ़ाई की ओर चलते हैं। देखिए, प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं, इससे पहली वीडियो मैंने अच्छे से बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध कई बार इसको विज्ञान माना जाता है, कई बार इसको कला माना जाता है, इसको पेशा माना जाता है, कई बार इसको साइंस मानते हैं, हम आर्ट मानते हैं, प्रोफेशन मानते हैं। तो कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि ये आर्ट है, क्योंकि प्रबंध में ज्ञान हम कौशल के व्यवहारिक प्रयोग से संबंध रखता है। कुछ कहते हैं कि ये विज्ञान है, साइंस है, क्योंकि उचित रूप से सिद्धांत जितने हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हम रूल्स बनाए गए हैं। और कुछ इसे पेशा भी मानते हैं। तो इसके लिए हमें इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, प्रबंध एक कला के रूप में, हम मैनेजमेंट को आर्ट क्यों मानते हैं। कला क्या होती है? किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंट तरीके से और बहुत कम लागत में और बहुत कम समय में करना आर्ट कहलाता है। जैसे कि एक पंचर लगाने वाला गाड़ी का हो सकता है 10 मिनट में पंचर लगा दे, और हम गाड़ी का पंचर लगाने में आधा घंटा 1 घंटा लगा दे, अगर हमने पहले कभी नहीं लगाया है तो, और लगाया तभी हमारा बहुत टाइम लगेगा। तो ये आर्ट है। इस तरह मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। क्यों बोला गया इसको? इसकी कुछ विशेषताएं आर्ट की। पहला, सैद्धांतिक ज्ञान, ठीक है। कला के लिए क्या होता है वो कह रहे हैं, इसके लिए क्रमबद्ध और संगठन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी आवश्यक है। एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, मेटल होता है, सैद्धांतिक ज्ञान होना जरूरी है। व्यक्तिगत प्रयोग, कोई भी चीज़ कला बनती है तो उसके लिए काम होते हैं, रूल्स हैं उसके। व्यक्तिगत प्रयोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भिन्न प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की शैली भिन्न होती है। तो एक व्यक्तिगत प्रयोग भी कला माना जाता है, क्योंकि हर इंसान का काम करने का एक आर्ट है और हर किसी की नॉलेज भी अलग अलग होती है। अभ्यास और सृजनशीलता, कला में विद्यमान सैद्धांतिक ज्ञान, सृजनशीलता और अभ्यास समाहित होता है, ठीक है। आर्ट की बात कर रहा है, इसमें नॉलेज होती है, साइंटिफिक क्रिएटिविटी होती है, प्रैक्टिस होती है। एक कलाकार की क्षमता इस बात में निर्भर करती है कि उसने कितनी प्रैक्टिस की है और कितना सृजनशील है। जैसे गाने वाला है, जितने आपके सोनू निगम, अनु मलिक, ठीक है, नेहा कक्कड़, इस तरह से जो सिंगर हैं ये सब आर्टिस्ट हैं। तो ये एक प्रैक्टिस से बनते हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं, नॉलेज भी होती है और क्रिएटिविटी भी होती है। ऐसे ही मैनेजमेंट के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत से साहित्य उपलब्ध हैं। सभी प्रबंधक अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर अलग अलग ढंग से व्यवसाय को चलाते हैं। हर प्रबंधक प्रैक्टिस करता है, सृजनशीलता करता है, नवीनीकरण करता है। मैनेजर की बात कर रहा है, वो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी क्रिएटिविटी करते हैं, वो भी नई नई चीज़ लाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में कला वाली सारी फीचर्स हैं, इसे कला भी कहा जा सकता है। ये तो कला की बात हुई, आर्ट की बात हुई। अब बात करते हैं मैनेजमेंट को एक विज्ञान के रूप में, साइंस के रूप में। तो विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टमेटिक नॉलेज होती है साइंस में, सही निष्कर्ष वाले सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसकी जांच की जा सकती है, ठीक है। एक साइंस की विशेषताएं बता रहा है, ज्ञान का क्रमबद्ध रूप सिद्धांतों, अभ्यासों, प्रयोगों पर आधारित होता है। कोई भी साइंटिफिक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम मान रहे हैं कि मान लीजिए भूकंप आया कहीं पर, हो सकता है जो ट्रेडिशनल लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो ये मानेंगे कि नहीं, ये भगवान का प्रकोप है, समुद्र देवता नाराज हो गए हैं, इंद्र देवता नाराज हो गए हैं। ऐसा नहीं है। जो साइंटिफिक हैं, जो लोग साइंस को मानते हैं, वो कहेंगे नहीं, इसका कारण क्या रहा, समुद्र के नीचे भी हलचल होती है, पहाड़ों के नीचे भी हलचल होती है, शायद कुछ साइंटिफिक रीजन भूकंप वगैरह हुआ है तो उसके कारण ऐसा हुआ, तो ये ऐसा मानेंगे। तो ऐसे ही साइंस के लिए सिद्धांत होते हैं, प्रैक्टिस होती हैं और एक्सपेरिमेंट होते हैं, और ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब कोई भी सिद्धांत बनता है। साइंस के फीचर्स बता रहा है। साइंस में कोई भी बात को हवा में नहीं माना जाता, एक्सपेरिमेंट करके उसके जो रिजल्ट आते हैं उसको माना जाता है। सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत होते हैं, यानी कभी भी सिद्ध किया जा सकता है। तो साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत है, अलग अलग है, सारे साइंटिफिकली हैं ये। तो ये बता रहा है वो। कारण और परिणाम इसमें होते हैं, किसी चीज़ का कोई कारण होता है, उसको कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें साइंस में होती हैं। ये ही सीधे मैनेजमेंट के रूल्स में भी मानी जाती हैं। मैनेजमेंट में भी ये सब चीज़ें होती हैं, सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस की जाती है। प्रबंध के भी अपने सिद्धांत है जो कारण परिमाण संबंध करते हैं, मतलब साइंटिफिक, साइंस वाली सारी बातें इसमें लगानी है। परंतु विज्ञान की तरह ये सटीक सिद्धांत नहीं होते। मतलब मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल तो हैं, लेकिन वो 100% ऐसे नहीं कि स्ट्रेट हैं कि वही फॉलो करो आँख मीच के।
तो इनमें परिस्थिति के अनुसार सुधार किया जाता है, थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं जो मैनेजमेंट के हैं। तो मनुष्य की प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए मानव तत्व के विद्यमान होने की वजह से प्रबंध के विशुद्ध विज्ञान ना होकर इसे सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस माना जाता है, इसे कंप्लीट 100% साइंस नहीं माना जाता। ये साइंस के बारे में बताया गया है। और तीसरा है पेशे के रूप में। पेशा होता है प्रोफेशन, ठीक है। पेशा वह जीविका साधन है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा, दो बातें आ रही हैं यहाँ, नंबर 1 विशिष्ट ज्ञान और नंबर 2 प्रशिक्षण, ठीक है। स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्पेशल डिग्री लेता है, उस बारे में पढ़ाई करता है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है, तो ये सारे क्या करते हैं, अपने ही फील्ड में बहुत अच्छी सी एजुकेशन लेते हैं, स्पेशल डिग्री होती है और उसके रिलेटेड पढ़ाई करते हैं और फिर ये ट्रेनिंग भी लेते हैं उसकी, और फिर समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा करते हैं। इसको हम कहते हैं पेशा, प्रोफेशन। और इसमें हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, इसमें प्रवेश प्रतिबंधित होता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस करेगा वही बनेगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सीए का कोर्स करेगा वही बनेगा, ऐसे लॉयर जो लॉयर करके पढ़ाई है वो करेंगे, इंजीनियरिंग की बीटेक वगैरह करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं पेशे में मानी जाती हैं। अब पेशे की मुख्य विशेषताएं बता रहे हैं। ज्ञान का सुभाषित निकाय, सभी पेशे परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं जिसे शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है। तो पेशे के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, इसमें हर कोई प्रवेश में नहीं आ सकता, केवल वही व्यक्ति पेशे में आ सकता है जो उसकी क्वालिफिकेशन रखता हो, उसमें एजुकेशन ले रखी हो, उसमें पढ़ाई कर रखी हो। सर्विस, किसी भी पेशे का उद्देश्य सेवा करना होता है, ठीक है, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे वकील हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। नैतिक आचार संहिता, इनके कुछ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इनके एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। जैसे बार काउंसिल्स होती है, उनकी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन AMA डॉक्टर्स की है। तो इस तरह से अलग अलग होती हैं इनकी ETC, ठीक है, अलग अलग होती हैं। तो इसके लिए किसी विशेष डिग्री लाइसेंस का लेना अनिवार्य नहीं होता है प्रबंध के लिए, मैनेजमेंट के लिए बता रहा है, और नहीं किसी आचार संहिता का पालन करना होता है। लेकिन वैसे पेशे के लिए डिग्री लेनी जरूरी होती है और वो इससे जुड़े होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस भी आ सकता है, और कई बार मैनेजमेंट लेनी भी पड़ती है, MBA वगैरह करना भी पड़ता है, ठीक है। तो ये बता रहा है वैसे। और वैसे आप छोटा सा बिजनेस चलाते हैं तो भी आप उसके मैनेजर हैं, उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। आचार संहिता का पालन कई बार करना पड़ता है, कई बार नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है पेशा कुछ लिमिट तक है और कुछ लिमिट तक नहीं है। अब हम कह रहे हैं हम 100% इसे पेशा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, मैनेजमेंट, आर्ट और साइंस। कह रहा आर्ट भी है, साइंस भी है और कुछ हद तक पेशा भी है। अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं 3, बहुत ध्यान से देखिए, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य, हायर लेवल मैनेजमेंट। दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा तो लोअर लेवल मैनेजमेंट। 3 है, ठीक है। ऐसे करके एक डायग्राम सा बनता है इसका डेल्टा में। तो जो टॉप पे आते हैं वो हायर लेवल आते हैं, फिर सेकंड नंबर पे वो आते हैं, और थर्ड नंबर पे आते हैं आपके लोअर लेवल वाले। तो ये होता है जितने भी टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध बोलते हैं इन्हें। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या बोलते हैं इसको, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी कहते हैं, डायरेक्टर भी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, MD। तो ये सारे जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, टॉप, चेयरपर्सन, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, ये सारे आते हैं आपके उच्च स्तर प्रबंध में। और इनका काम क्या होता है, मेन उद्देश्य निर्धारित करना, मतलब ये जो भी ऑब्जेक्टिव है पूरी फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइड करते हैं क्या कैसे करना है। प्लानिंग भी यही करते हैं, और जो पॉलिसीज बनेंगी उनका ढांचा भी तैयार करते हैं। दूसरे लोगों के प्रयासों में निर्देशन और नेतृत्व भी करते हैं। पैसा भी यही इकट्ठा करते हैं, और जितनी भी गतिविधियां होनी हैं उसका जो भी आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं पर आती है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। दूसरा होता है मिडिल लेवल, दिस वन। ये क्या कार्य करते हैं, इसमें आपके डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, CEO के नीचे जो होते हैं डिपार्टमेंटल हेड, इन्हें बोलते हैं ये विभागीय प्रमुख। प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेटिंग मैनेजर, ये सब इसमें आते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है, जो ऊपर पॉलिसीज बनाई थी टॉप वालों ने, उनको निष्पादन करना, उनको नीचे तक पहुंचाना, अप्लाई करना। उच्च व निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। यह संसाधनों को एकत्रित एवं संगठित भी करते हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करना, विभाग को विस्तृत निर्देश देना, ये सारे कार्य इसमें आते हैं। और तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट, इस थर्ड वाले की बात कर रहे हैं हम। 3 थे ना ये, नंबर 1 ये बताया था, नंबर 2 ये बताया था, और नंबर 3 ये बताया था। ऐसे एक डायग्राम चलता है डेल्टा की फॉर्म में। तो निम्न स्तर में क्या आते हैं, इसमें फोरमैन, सुपरवाइजर, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। इनका मुख्य कार्य वास्तव में उच्च और मध्य के मध्य, इन दोनों के मध्य, इसमें और इसमें एक ब्रिज स्थापित करना होता है। यही करते हैं, क्योंकि टॉप वालों ने तो पॉलिसीज बना दी, अच्छा मिडिल वालों ने उनको नीचे तक पहुंचाया, लेकिन एक्चुअल में जो काम लेना होता है फोरमैन को, सुपरवाइजर को, वो लेबर से जो जुड़े होते हैं डायरेक्ट, वो थर्ड वाले होते हैं। इनको निम्न स्तरीय प्रबंध बोला जाता है, ठीक है, प्रबंधक।
और जो भी क्रियाएं सेकंड वालों ने बताई है उनको क्रियान्वयन करते हैं। ये अरेंजमेंट भी करते हैं उपकरणों की, श्रमिकों को चयन भी करते हैं, अनुशासन भी बनाते हैं, उनका मोरल भी बढ़ाते हैं और सारी उचित कार्रवाई भी करते हैं। तो ये 3 लेवल है मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, ठीक है। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर होता है एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है इसको, और तीसरा होता है लोअर। 3 होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी बुक ही इस पे डिपेंड है, इस पर चैप्टर बने हुए हैं, प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले मैं आपको एक बहुत बात बताना चाहूँगा, इसका थोड़ा शॉर्टकट है, एक मैंने शॉर्टकट बना रखा है, POSDC, POSDC, बस ये 5 वर्ड याद कर लीजिए आप, POSDC, ये सारे यही वर्ड हैं। देखो, P से प्लानिंग, दिस वन पहले वाला, O से ऑर्गेनाइजिंग, ये रहा सेकंड, S से स्टाफिंग, ये रहा दिस वन, D से डायरेक्टिंग और C से कंट्रोलिंग। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हुई POSDC, यहाँ लिख देता हूँ एक बार और मैं, POSDC। तो ये 5 वर्ड आप अपने बच्चों को जरूर बता दीजिए और आप भी रट लीजिए, मैनेजमेंट के फंक्शन 1 मिनट में याद हो जाते हैं। POSDC, POSDC, इस तरह से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। प्लानिंग क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इसके बारे में पहले से ही सोचना, निर्णय लेना, डिसाइड करना, मेंटल प्रोसेस है ये प्लानिंग कहलाता है, और इस पर पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, क्रियाओं को संगठित करके योजनाओं के निष्पादन के लिए संगठन के ढांचों को स्थापित करना, कि आपका एक सिस्टम कैसा होगा, कौन टॉप लेवल होगा, कौन मिडिल लेवल होगा, कौन लोअर होगा, कौन बॉस होगा, कौन उसका जूनियर होगा, कौन बॉस होगा, कौन उसका सबॉर्डिनेट होगा, ये सब चीज़ें जो सिस्टम स्थापित करेंगे, कौन 4th क्लास होगा, तो इस सबको जो एडजस्टमेंट करना है आपको विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिसमें अलग अलग लेवल पर अलग लोग काम करेंगे, इसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तीसरा है स्टाफिंग, नियुक्ति करना, इसमें भर्ती करना, प्रमोशन करना, वृद्धि करना, ये सारे डिसीजन इसमें लेने पड़ते हैं। कार्य का निष्पादन, मूल्यांकन, कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, ये सारी, मतलब ट्रेनिंग भी शामिल है। स्टाफिंग करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने क्या करा, संगठन के उद्देश्य के लिए सभी लोगों के साथ जोड़ दिया, लेकिन किसको क्या काम बांटना है उसके लिए स्टाफिंग करनी पड़ेगी हमें। फिर है निर्देशन, जब आप कर्मचारी सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारे सुपरवाइजर हैं, ये हमारे वर्कर हैं, ये हमारे अकाउंटेंट हैं, ये हमारे सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल हैं, इस तरह से, तो स्टाफिंग में आता है सारा काम, ठीक है। और निर्देशन में क्या आता है, फिर उनके पश्चात निर्देशन में आपका आएगा ये दिस 1/4, अगर आपने अपॉइंटमेंट कर दिया, उन कर्मचारी को सूचना देना, उनको गाइडेंस देना, उनको मोटिवेट करना, सुपरविजन करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनसे काम करवाना, ये सारा डायरेक्टिंग में आता है। और लास्ट नंबर पे आता है 5वें नंबर पे कंट्रोलिंग, और फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखना, POSDC। कंट्रोलिंग में क्या आता है, जो एक्चुअल कार्य परफॉर्मेंस बेस पर देखकर आपको देखना है कि जो टारगेट आपने शुरू में रखे थे क्या वो एंड में प्राप्त हो पाए नहीं हो पाए, और यदि उनमें डिफरेंस है, इसको बोलते हैं वास्तविक कार्य प्रगति की निष्पादित कार्य पद्धति से कंपेयर करके देखा जाता है। हमने मान लो टारगेट लिया कि 400 बाइसिकल बनानी है, और 1 महीने के शुरू में, और 1 महीने के एंड में हम चेक कर रहे हैं क्या 400 बन पाई, तो ये ही कंट्रोलिंग है, ठीक है। अगर नहीं बन पाई तो उसके कारणों का पता लगाकर सुझाव दिया जाता है कि ये इसमें मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, डेविएशंस आए, कमियाँ आई हैं, और ताकि हम वास्तविक परिणामों को अच्छी परिणामों के नज़दीक ला सकें। बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है ये, प्रबंध के कार्य, इसको आप बहुत अच्छे से बच्चों को याद कराना, और आप भी याद कर लेना। POSDC की फुल फॉर्म है, ये वाली याद कर लेंगे तो आपको सारे हेडिंग अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी काम तब तक नहीं हो सकता जब तक सामने वाला आपसे कोऑपरेट ना करे, या आप सामने वाले से कोऑपरेट ना करे, बॉस अपने एम्प्लॉय से कोऑपरेट ना करे और एम्प्लॉय अपने बॉस से कोऑपरेट ना करे। इसको कोऑपरेशन को ही समन्वय कहते हैं, तालमेल कहते हैं। इसका अर्थ है तालमेल, और तालमेल का मतलब किसी व्यक्तियों के मतलब नहीं है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सब में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसको ही समन्वय कहते हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में समन्वय का अर्थ हो गया व्यवसाय की विभिन्न क्रियाएं, खरीदना, बेचना, प्रोडक्शन, फाइनेंस, सेल्स, तो ये सब मैनेज करके चलनी पड़ती है। खाली ये नहीं प्रोडक्शन मैनेजर अपने अभी काम करेगा, प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, सेल्स भी देखनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी देखनी पड़ेगी, परचेज भी देखना पड़ेगा, सेल्स भी देखना पड़ेगा, सब में एडजस्टमेंट करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। और प्रबंध के जो 3 स्तंभ में पीछे पड़े थे, टॉप, मिडिल और लोअर, एक नज़र से देखा जाए तो अपने आप में समूह बन जाता है, और समूह का नाम ही पुनः समझने की जरूरत महसूस होती है, इसी को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। और इसलिए क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट ही प्रबंध का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक्य में है, बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम नहीं हो सकता। जितनी भी एक्टिविटीज है सब में कोऑर्डिनेशन जरूरी है प्रबंध के सब कार्यों में। तो समन्वय की प्रकृति विशेषताएं पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखो ये रहा समन्वय, हेडिंग लर्न करना, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ हेडिंग लर्न पे फोकस करिए, मेन एक 1-2 लाइनें ये वाली पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। तो समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित करता है, मतलब जितने भी प्रयास होते हैं पूरी फर्म को, उनको एक जगह बांध देता है ताकि लक्ष्य प्राप्त कर सकें। प्रयासों की एकात्मकता को सुनिश्चित करता है, जितने भी प्रयास आप कर रहे हैं विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन में है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये तो मैं आपको कहता हूँ आप सब में लिख दें,
कुछ तो ऐसे हैं, एक व्यापक कार्य है, एक सतत प्रक्रिया है, एक डायनेमिक फंक्शन है, सब में लिख दोगे आप, चल जाएगा। ये कुछ कॉमन हेडिंग है जो आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं कि एक काम का कोऑर्डिनेशन हो दूसरे का, जैसे ही एक काम खत्म होगा उसका कोऑर्डिनेशन खत्म, दोबारा शुरू होगा। ऐसे ही मैनेजमेंट में एक काम का मैनेजमेंट खत्म, दूसरे काम का मैनेजमेंट शुरू हो गया। थर्ड है सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट करना खाली एक प्रबंधक का कार्य नहीं है, जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं सबको करना पड़ता है। एक व्यापक कार्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब में लिख सकते हैं आप, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं कि विभिन्न विभागों की बहुत सारी प्रकृति क्रियाएं एक दूसरे जोड़ी होती हैं, कोऑर्डिनेशन के बिना हो ही नहीं सकता, ठीक है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर, सबको आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। और एक ऐच्छिक कार्य है, कोऑर्डिनेशन अच्छा से होता है, किसी को प्रेशर में देकर कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। जब आप उसके साथ कोऑपरेशन करेंगे तो सामने वाला भी आपके साथ कोऑपरेशन करेगा। समन्वय की आवश्यकता, नीड क्या है? संगठन का आकार देख के डिपेंड करता है, बड़ा है तो ज़्यादा चाहिए, कम है तो कम चाहिए, ठीक है। कार्यात्मक विभेदीकरण, संगठन के विभिन्न विभाग अपने हितों को अधिक महत्व दे सकते हैं, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो लेकिन तभी काम होगा जब सब मिलकर काम करेंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोचेगा कि हमारा काम बढ़िया हो, सेल्स वाला सोचेगा हमारा बढ़िया, फाइनेंस वाला हमारा बढ़िया हो, लेकिन सब अपना अपना बढ़िया देखेंगे तो फिर फर्म का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये देखना पड़ता है। तो विशिष्टीकरण है स्पेशलाइजेशन, इसमें श्रेष्ठता की भावना को जन्म देती है। कोई भी इंसान जब स्पेशलाइजेशन करता है, विशिष्टीकरण करता है, तो वो अपने विभाग के बारे में सोचता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन से आप सबको एक साथ काम करने की हैबिट पड़ती है। आप प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है, तीनों स्तर पढ़े थे, उच्च स्तर पे भी है, मिडिल लेवल पे भी है, लोअर लेवल पे ही हमने पढ़ा था। उच्च स्तर पर तो जितने उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए, मिडिल पर जितने भी विभाग हैं उनको अपने कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, और जितने भी निम्न स्तर हैं अपने कार्य को योजनाओं का समन्वय स्थापित करने के लिए। इसी के साथ ये यूनिट, पहला चैप्टर यूनिट खत्म होती है। 2 वीडियो बनाई है, दोनों आप देख लीजिएगा, और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स आपस में इसको जरूर शेयर करें, और जितने भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं गवर्नमेंट वाले या हिंदी मीडियम जिनके भी बच्चे हैं वो जरूर शेयर करें। और इंग्लिश मीडियम के लिंक्स भी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी देखिए आप। और अकाउंटेंसी की भी देखिए, 9th क्लास की भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलमोस्ट, तो सब देखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत